नमस्कार दोस्तों। यह ई लेक्चर फिशर के नकद लेन देन दृष्टिकोण से संबंधित है, जो कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत को बताता है और मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में व्याख्या करता है। यह जो ई लेक्चर है, यह इससे पूर्व के लेक्चर का आधा पोर्शन बचा हुआ है। इससे पहले के ई लेक्चर में मैंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के फिशर के नकद लेन देन दृष्टिकोण के बारे में आपको आरंभिक चर्चा की थी, और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से मुद्रा परिमाण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और फिशर का नकद लेन देन दृष्टिकोण इसके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में कुछ चर्चा की थी। और मान्यताओं तक लेते लेते लेंथ बढ़ जाने के कारण से मैंने उसको वहीं स्टॉप कर दिया था, और उसका आगे का पोर्शन अब हम करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है वो ये बताता है कि मुद्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में भी परिवर्तन होता है, और उसी दिशा में होता है और उसी अनुपात में होता है। जैसे कि मुद्रा की मात्रा 2 गुनी हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर भी 2 गुना हो जाता है, और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है और उल्टी दिशा में होता है और उसी अनुपात में होता है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा 2 गुनी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य आधा ही रह जाता है, और ये इसलिए रहता है क्योंकि केवल मुद्रा की मात्रा में ही परिवर्तन होता है और अन्य बातें समान रहती है। कुल वस्तुएं और सेवाएं जो व्यापार योग्य होती है या अर्थव्यवस्था में जिनका लेन देन किया जाता है, जिनका सौदा किया जाता है, कुल व्यापार किया जाता है, वो उतना ही रहता है और अन्य बातें भी समान रहती है। केवल मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि मुद्रा की मात्रा में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मुद्रा केवल वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय अर्थात व्यापार, या हम कह सकते हैं कि सौदों का माध्यम केवल है, और ये एक दूसरे के पूरक है। यानी कि दोनों समान होते हैं तो मूल्य स्तर समान रहता है, और यदि वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो मुद्रा सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है, वस्तुओं और सेवाओं के भाव बढ़ जाते हैं, जो आगे चलकर हम मुद्रास्फीति के रूप में देखते हैं, और मुद्रा का जो वास्तविक मूल्य है वो गिर जाता है। क्योंकि मुद्रा का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है, वो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय करने के रूप में ही उसका मूल्य होता है। इसलिए, और इस चार्ट के बारे में मैंने बताया था, जैसा ये कह रहा है कि 100 मुद्रा की मात्रा होती है और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जो कुल सौदा होता है वो भी 100 के बराबर है, यानी दोनों बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य कीमत स्तर 1 होगा और मुद्रा का मूल्य भी समान होगा। लेकिन यदि मुद्रा की मात्रा 2 गुनी गिर जाती है लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं उतनी रहती है और अन्य बातें समान रहती है, तो सामान्य कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा बढ़कर, और मुद्रा का मूल्य गिरकर आधा रह जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाती है या आधी हो जाती है और वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं उतनी रहती है, कुल व्यवहार उतना ही रहता है, तो सामान्य कीमत स्तर आधा रह जाएगा, यानी वस्तुओं और सेवाओं के भाव आधे रह जाएंगे, लेकिन मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था, और ये इसलिए फिशर इसके बारे में ये भी कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी मात्रा में मुद्रा बढ़ाई जाती है या मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, उतनी मात्रा ही व्यापार के लिए उपयोग ले ली जाती है, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में ही काम में ली जाती है, संचित नहीं की जाती है। और उसकी इसके लिए फिशर ने कुछ मान्यताएं ली है, और मान्यताएं जो है वो आपको इसमें दिख रही है। पहली मान्यता है करेंसी व साख मुद्रा, यानी कि M और M1 का संबंध या अनुपात स्थिर रहता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो करेंसी नोट्स हैं या सिक्के हैं जो हम मुद्रा के रूप में उपयोग लेते हैं, जो सीधी मुद्रा के रूप में उपयोग लेते हैं, जिसे हम करेंसी कहते हैं, वह प्लस उसकी जो साख मुद्रा है उसका अनुपात स्थिर रहता है। यदि 1:2 है, 1M है और 2M1 है, तो ऐसी स्थिति में 1:2 रेशियो हुआ। यदि M बढ़ता है और M बढ़कर 2 हो जाता है तो इसका मतलब है M1 भी, जो M डैश लिखा है, ये भी बढ़कर डबल हो जाएगा। 2 था तो वो 4 हो जाएगा। अर्थात इनका संबंध यानी अनुपात जो है वो स्थिर रहता है, वही रहेगा। और दूसरे जो है M का मतलब तो मैंने बताया आपको, इससे पहले भी आपने मुद्रा के बारे में कंसेप्ट क्लियर है आपका कि मुद्रा जो है वो करेंसी
नोट्स और करेंसी के रूप में जो हम देखते हैं, नोट्स और सिक्कों के रूप में। और एम डैश या M1 जो लिखा हुआ है, ये है शाख मुद्रा, जो सहायक मुद्रा के रूप में, जो शाख मुद्रा के रूप में, क्रेडिट मनी के रूप में प्रचलन में होती है। और दूसरा जो है मान्यता, वो है मुद्रा आय चलन वेग और शाख मुद्रा चलन वेग, यानी V व V1 स्थिर रहता है। इसका मतलब मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। मुद्रा आय चलन वेग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो करेंसी है, जो नोट और सिक्के हैं चलन में, उनका चलन वेग यानी कि वेलोसिटी उतनी ही रहती है जितनी पहले होती है, यानी स्थिर रहती है। ठीक इसी तरह से शाख मुद्रा का चलन वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, वो भी उतनी ही रहती। अब रही बात चलन वेग कहते किसे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष की अवधि में कितने हाथों में चलती है या कितने हाथों में होकर गुजरती है, या यूं कहिए कि मुद्रा की एक इकाई कितनी बार वस्तुओं और सेवाओं के क्रय करने में उपयोग में ली गई है, इसको हम चलन वेग कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। अब ये टोटल वेलोसिटी ऑफ मनी है, दोनों को मिला के हम कहेंगे तो टोटल वेलोसिटी ऑफ मनी हो जाएगी। और इन दोनों को V और V डैश से भी डिनोट किया जाता है, अर्थात करेंसी के लिए V है और शाख मुद्रा के लिए या जो क्रेडिट मनी है उसके लिए V डैश या V1 के रूप में उपयोग ये संकेत दिया जाता है। ये भी यानी चलन वेग भी स्थिर रहता है। तीसरा है व्यापार यानी सौदों, यानी यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा से है जिनका व्यापार किया जाता है, जिसे हम T के रूप में संकेत देते हैं। यह भी स्थिर रहती है, अर्थात हम जब बार बार कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर केवल मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है। मुद्रा की मात्रा का मतलब यहाँ पे M और M1 दोनों ही है, यानी कि करेंसी नोट्स भी है और शाख मुद्रा भी है, दोनों ही। तो M, इन दोनों को जोड़ें तो हम M कहेंगे। तो जो M है वह परिवर्तित होती है, केवल वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं उतनी ही रहती है और अन्य बातें भी स्थिर रहती है, समान रहती है। चौथा है मुद्रा विनिमय का माध्यम है, अर्थात जो पूरी अर्थव्यवस्था में, और चौथा और पांचवा एक दूसरे से जुड़ी हुई है मान्यताएं। पांचवा है वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है, अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बार्टर सिस्टम नहीं है। जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो भी सौदे किए जाते हैं, वो जो भी व्यापार किया जाता है, वो मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। और एक और साथ में जुड़ी हुई चीज़ है खास, और वो फिशर कहते हैं कि जितनी भी मुद्रा है बढ़ती है, जितनी भी मुद्रा में घटत या बढ़त होती है, वह पूरी की पूरी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में लगा दी जाती है, संचय नहीं की जाती है, बचत नहीं की जाती है। ये इनकी मान्यता है। और चौथा है यह दीर्घकालीन सिद्धांत है, अर्थात इस सिद्धांत का जो संबंध है वो दीर्घकाल से है। फिशर ये कहना चाहते हैं कि ये अल्पकाल के बारे में मेरा ये नकद लेन देन दृष्टिकोण नहीं है। मुद्रा परिमाण का सिद्धांत, अर्थात मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर सामान्य कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होगा और मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, यह मैं दीर्घकाल को ध्यान में रख कर अपनी बात कह रहा हूँ। फिशर ऐसा कहना चाह रहे हैं। और फिर हम आगे चलते हैं। फिशर का जो समीकरण है, जो मान्यताएं इन्होंने ली है, इन मान्यताओं के आधार पर जो बात कही है वो ये है सीधे से शब्दों में कि मुद्रा की मात्रा में ये परिवर्तन होने पर सामान्य कीमत स्तर में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है और मुद्रा के मूल्य में उससे विपरीत अनुपात में परिवर्तन होता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा दोगुनी होती है तो अन्य बातें समान रहने पर सामान्य कीमत स्तर दोगुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा ही रह जाएगा, ऐसा फिशर कहते हैं। और इसको वो सूत्र के माध्यम से कहते हैं PT इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश, यानी कि P का मतलब यहाँ प्राइस लेवल है, T का मतलब यहाँ पे टोटल ट्रेड है, यानी कि कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार होता है अर्थव्यवस्था में, कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, कुल वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, कुल वस्तुओं और सेवाओं का सौदा, T फॉर ट्रेड है और P फॉर प्राइस है, प्राइस लेवल है। और M का मतलब है करेंसी, इसमें नोट्स और सभी सिक्के आ गए। V फॉर वेलोसिटी, यानी कि M की जो वेलोसिटी है वो। MV का मतलब है, M मतलब करेंसी नोट्स और सिक्के, यानी कि जिसके बारे में हम चलन मुद्रा कहते हैं वो, और उसका वेग, चलन वेग। और M डैश V डैश का मतलब यहाँ पे है कि जो शाख मुद्रा है वह और उसकी वेलोसिटी, यानी कि उसका चलन वेग।
अब इसको हम ऐसे भी, यदि प्राइस लेवल निकालना है तो इस तरह से भी हम इस सूत्र को लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, यानी कि टोटल ट्रेड का, यानी अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुओं और सेवाओं जिनका व्यापार होता है उनका भाग यदि मुद्रा के कुल परिमाण में, परिमाण मतलब मात्रा, कुल मुद्रा के कुल परिमाण में वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार होता है, कुल व्यापार का भाग दिया जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? सामान्य कीमत स्तर प्राप्त हो जाएगा। यदि मुद्रा का परिमाण, जिसमें एम वी और एम डैश वी डैश सब शामिल है, यदि कुल 100 है और वस्तुओं और सेवाओं का परिमाण भी 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि मूल्य स्तर 1 के समान होगा। यदि वस्तुएं और सेवाएं कम बनती है और मुद्रा की मात्रा उससे अधिक होती है तो क्या होगा? सीधा सा बात है कि प्राइस लेवल हाइक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मुद्रा अर्थव्यवस्था में ये दो पलड़े हैं, तराजू के जिस तरह से पलड़े होते हैं, एक तरफ यदि वस्तुएं और सेवाएं रख दी जाए और दूसरी तरफ यदि मुद्रा की मात्रा रख दी जाए। यदि मुद्रा की मात्रा वाला पलड़ा भारी है तो इसका मतलब ये है कि वस्तुएं और सेवाएं जो है ऊंची जा रही है, इसका मतलब है उनकी कीमतें वो स्वतः ही बढ़ जाएगी। और यदि दोनों बराबर है तो मूल्य स्तर समान होगा, यानी 1 के बराबर होगा। इसी तरह से यदि मुद्रा का परिमाण कम है और ट्रेड यानी वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा बन रही है तो मूल्य स्तर में गिरावट होगी। और मुद्रा का मूल्य यदि जानना है तो इसी सूत्र से वापस हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इसको उलटते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 1/P, जिसको हम कहते हैं, और इसी सूत्र से ये डिराइवेटिव हुआ है। तो 1/P जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है ये मुद्रा का मूल्य यदि हमें जानना है तो इस तरह से किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण, इसको भी हम व्युत्पन्न करके बता सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा फोकस मुद्रा फिशर के सिद्धांत से है और आगे बढ़ना है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं और कहता हूं, यदि एक उदाहरण लेके, यदि M200 है और इसकी वेलोसिटी 10 है, इसका मतलब ये है कि सभी करेंसी नोट्स और सिक्के सब मिला के 200 इसकी इकाई है और वेलोसिटी 10 है, यानी कि ये जितने मुद्रा की जो प्रत्येक इकाई है वो 10 टाइम्स एक समय अवधि में 10 टाइम्स व्यापार करने में उपयोग में आ रही है, अर्थात 10 सौदों के लिए उपयोग में ली जा रही है। और इसी तरह से M1 जो है वो 800 है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 है। तो इसको यदि हम इस सूत्र में लिखते हैं, ऊपर जो दिए गए सूत्र में, तो mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू pt, तो m 200 है इंटू 10 प्लस 800 इंटू 20 इज इक्वल टू pt होगा। तो 200 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो गया और 800 और 20 को करेंगे तो 16,000 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 18,000 हो जाएगा, अर्थात कुल जो सौदे हो रहे हैं वो 18,000 के बराबर हो रहे हैं। अब यदि हमें निकालना है मूल्य, सामान्य मूल्य स्तर, तो हम ये मानते हैं कि कुल जो सौदे हैं, कुल वस्तुएं और सेवाओं का जो परिमाण है या फिर उनका जो सौदे हो रहे हैं, कुल सौदे अर्थव्यवस्था में, वो 18,000 के बराबर हुए हैं। तो 18,000 डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 16,000 यानी कि 18,000, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 18,000 करेंगे तो ये पी सामान्य कीमत स्तर जो है वो 1 प्राप्त होगा। यदि इसमें हम कोई डबल करें तो क्या होगा, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मुद्रा का परिमाण जो है वो परिवर्तित होता है और मान लेते हैं कि मुद्रा परिमाण परिवर्तित होकर वो दोगुना हो जाता है। अन्य बातें समान रहती है, खास करके वस्तुओं और सेवाओं के जो मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उतनी ही होती है जितनी कि पहले होती थी। मुद्रा के परिवर्तन से पूर्व जितनी वस्तुएं और सेवाओं का व्यापार होता था उतना ही हो रहा है, उतने मूल्य का ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कुल व्यापार 18,000 रुपये का हो रहा है, इसका मतलब है, यानी कि जो वस्तुएं और सेवाओं का जो मूल्य था वो 18,000 के बराबर ही है, लेकिन मुद्रा के परिमाण में वृद्धि हो जाती है और दुगुनी हो जाती है, अर्थात जो मुद्रा है वो बढ़ जाती है। चूंकि हमने ये कहा था मान्यता में कि M और M1 जो है वो उनका अनुपात स्थिर रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ है
और V1 का भी इसका अनुपात स्थिर रहता है। इसका मतलब ये हुआ है कि पहले यदि ये 200 थी तो कितनी है, डबल करने पर ये 400 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इनका अनुपात स्थिर रहेगा तो ये भी डबल होगी, M1 भी डबल हो जाएगी। 800 थी तो 1600 होगी। अर्थात हम कहना चाह रहे हैं कि मुद्रा की मात्रा में 2 गुना परिवर्तन होता है। तो ये 400 और ये 1600, लेकिन वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि इन्होंने स्थिर माना है फिशर ने। ये यहाँ पे देखिए, ये मान्यता स्थिर है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वेलोसिटी m की 10 है और m डैश की 20 है। तो हम जब इसको सूत्र में लिखेंगे तो 400 इंटू 10 प्लस 1600 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 18,000। तो अब क्या होगा, अब जब हम 400 को 10 से गुणा करेंगे तो 4000 यानी 4000, और 1600 को 20 से करेंगे तो 32,000। तो 32,000 और 4,000 36,000 हो गए, और वस्तुओं और सेवाओं जितनी पहले थी उतने मूल्य की हो रही है। तो 36,000 बटे 18,000, तो मूल्य स्तर कितना हो गया, 2। यानी कि पहले मूल्य स्तर 1 आया था यहाँ पे, अब कितना हो गया है, 2 हो गया है, अर्थात 2 गुना हो गया। तो मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में और उसी दिशा में सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा यदि 2 गुनी हो गई है, मुद्रा का परिमाण यदि 2 गुना हो गया है, तो सामान्य कीमत स्तर भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि मुद्रा का मूल्य जानना चाहें तो मुद्रा का मूल्य 1/p है। तो पहले उदाहरण में 1/1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और दूसरा जो उदाहरण ये आपके सामने है जहाँ पे मुद्रा की मात्रा दुगुनी हो जाती है तो 1/2, तो मुद्रा का मूल्य जो है वो आधा ही रह जाता है। इस तरह से जो वापस हम देखें तो वापस निष्कर्ष वही आ रहा है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होता है और दुगुना होता है तो सामान्य कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसे हम, और इसी तरह से आगे भी और पीछे भी दोनों दिशा में जा सकते हैं। इसी तरह से हम इसको चित्रों की सहायता से समझा सकते हैं। पहला जो चित्र है वो है सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में संबंध, और दूसरा जो चित्र है वह है मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में संबंध। तो पहले में मुद्रा की मात्रा जो है वो पहले यहाँ तक होती है, तो इनमें जो सीधा संबंध है, यानी कि ये यदि 90 डिग्री का कोण है जिसमें हम ले रहे हैं, ये चित्र जो है वो 90 डिग्री कोण लेते हुए है। इस चित्र के बारे में, चित्र बनाना सभी को आता है, मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से चित्र बनाया जाता है और किस तरह से ये हम केवल इतना भाग ही लेते हैं, जबकि ग्राफ में तो जब देखते हैं तो इस तरह की जो रेखाएं होती है इस तरह से होती है। अब हम चारों तरफ करना लेके केवल यहाँ और इसके नीचे वाला भाग छोड़ देते हैं और केवल हम इतना ही लेते हैं। ये इस तरह से होता है, लेकिन हम केवल इतना ही लेते हैं और ये जो पोर्शन है वो छोड़ देते हैं। अर्थात ये किस तरह से लेते हैं ये तो मैंने पहले बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये 45 डिग्री लिए हुए आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में सीधा संबंध है, यानी धनात्मक संबंध है, इसलिए धनात्मक रेखा है, और आनुपातिक रूप से दोनों में संबंध है। अर्थात मुद्रा की मात्रा डबल होती है तो सामान्य कीमत स्तर भी डबल हो जाएगा, इसलिए ये एकदम बराबर बीच की रेखा लिए हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री की रेखा होगी। अर्थात जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, जैसे m थी जो m1 हो जाती है, तो जो कीमत स्तर है वो p से p1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह m1 से m2 और डबल हो जाती है, इसकी भी डबल हो जाती है, ये आगे बढ़ती है तो ये भी आगे बढ़कर p2 हो जाएगा। अर्थात जितने अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उसी अनुपात में उसी दिशा में कीमत स्तर भी बढ़ता है। और यदि हम ऊपर से नीचे आए, यदि हम घटने की बात करते हैं तो जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा घटती है उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर भी घटेगा। ठीक इसी तरह से मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मात्रा यदि कम है तो मुद्रा का मूल्य अधिक है, और मुद्रा की मात्रा यदि बढ़ती है तो उसका जो मूल्य है वो गिरता जाता है। फिर देखिए आप m से m1 हुई तो मुद्रा का मूल्य जो 1/p था
यानी 1 था जो कि 1/2p हो गया, यानी कि आधा रह गया। फिर और यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो और उसी अनुपात में उल्टी दिशा में मुद्रा का मूल्य होगा। अर्थात मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में सीधा और आनुपातिक संबंध होता है, और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत दिशा में और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। ऐसा मुद्रा परिमाण का सिद्धांत कहता है। और फिशर अपना जो नकद लेन देन का दृष्टिकोण है वो इस तरह से रखते हैं। इसको नकद लेन देन का दृष्टिकोण इसलिए भी कहा है फिशर ने, क्योंकि जो कुछ भी मुद्रा बढ़ती है वह पूरी नकद लेन देन के लिए ही, यानी कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही उपयोग कर ली जाती है, संचित नहीं की जाती है। धन्यवाद।